यहाँ पे हम ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और जो दूसरी क्रिया है उसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी मुख्य क्रिया है और कौन सा दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे इस हिंदी क्रिया के अंत में ते है आया हुआ है, तो इसी से पता चलता है कि ये मुख्य क्रिया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद हमें दूसरी जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने और नी लगा रहे वही क्रिया जो होता है इन्फिनेटिव में होता है और उसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखने के अंत में ने आया है, तो यही वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसे हम निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, इसे हम कैसे पहचानते हैं कि यह निगेटिव होता है। तो स्टेटमेंट हम कुछ भी बोलते हैं वह स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट दो होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को या किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको नकार देते हैं, वह सेंटेंस निगेटिव होता है। हिंदी वाक्य में निगेटिव वर्ड नहीं के रूप में लिखा हुआ होता है। इंग्लिश सेंटेंस में ये नेवर, नाइदर, नॉट ऐसा वर्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलिए इसके हम रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अनुवाद सीखने के लिए इस किताब को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और जो दूसरी क्रिया है उसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी मुख्य क्रिया है और कौन सा दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो, रहे, वही क्रिया मुख्य क्रिया होता है और वह
सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। यहाँ पे इस हिंदी क्रिया के अंत में ते हैं आया हुआ है, तो इसी से पता चलता है कि ये मुख्य क्रिया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद हमें दूसरी क्रिया को पहचानना होगा जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने और नी लगा रहे, वही क्रिया जो होता है इन्फिनेटिव में होता है और उसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखने के अंत में ने आया है, तो यही वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम का होता है वी। उसके बाद डू या डज, हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है यहाँ पे कि डू होगा कि डज होगा। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। तो इस सेंटेंस में डू का प्रयोग जो हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। डू का प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ डू का प्रयोग होगा। ठीक है। उसके बाद नॉट, तो आप चाहें तो यहाँ पे डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डोंट, वी डोंट। ठीक है। उसके बाद V1, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखिए इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये है इस किताब। पढ़ना का जो प्रभाव है इस किताब पे पड़ रहा है। ठीक है। तो हो जाएगा दिस बुक, इसका हो जाएगा दिस और किताब का बुक। उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? तो जिस क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा रहे, वही क्रिया जो होता है इन्फिनेटिव में होता है, उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखना है जिसके अंत में ने लगा हुआ है, तो यही वह वर्ब है जिसका अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ बनाना है। तो टू सीखना का होता है लर्न, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा लर्न। उसके बाद इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस सीखना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अनुवाद पे पड़ रहा है। तो इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है ये अनुवाद है, तो हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसलेशन। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता खाना पकाना नहीं चाहती है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में क्रिया के अंत में
ती है, आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, वही मुख्य क्रिया होता है और उसी से पता चलता है कि किस टेंस में है। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दूसरी क्रिया क्या है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है? तो जिस क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा रहे उसी क्रिया का अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे पकाना के अंत में ना आया है, यही वह दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इसे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता का हो जाएगा SITA, ये प्रॉपर नाउन है, इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़े हुए हैं। डज जो होता है वर्ब का 5वां रूप होता है, जो डू के अंत में ES जोड़ने से बना हुआ है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे सी के साथ डज का प्रयोग होगा। आप चाहें तो यहाँ पे डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, डजंट। उसके बाद V1, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? चाहना। चाहना का होता है वांट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू, और वह दूसरी क्रिया कौन है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है? तो देखिए इसके अंत में ना आया है, तो यही वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। क्या है? पकाना। पकाना का होता है कुक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो पकाना का जो प्रभाव है खाना पे पड़ रहा है, तो खाना इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।